हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास. आई एम शिवम पांडे and I am with a new video today for class 10th student. If you haven't subscribed my YouTube channel, please subscribe it. I have already made video on the topic nutrition, which is a part of life process, and in today's video I am going to teach respiration, second topic of life processes. It is little bit lengthy but very important topic for class 10th students. Let's move forward. Respiration. It is a biochemical process of enzyme including oxidative breakdown of organic compounds inside living cells, releasing energy in the form of ATP. यह जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनका एक जैव रासायनिक विधि है जहाँ पे लिविंग सेल्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में और एंजाइम की मदद से तोड़ दिया जाता है और जिसमें ढेर सारी मात्रा में एनर्जी एटीपी के रूप में निकलती है. मतलब कोशिका क्या है, आपके फूड को ऑक्सीजन और बहुत सारे एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है, तोड़ती है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन कहा जाता है और इस घटना को हम रिस्पिरेशन कहते हैं. सेल्स के अंदर होता है तो सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग. द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग O2 एंड रिलीजिंग ऑफ CO2 नोन एज ब्रीदिंग. ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इस घटना को ब्रीदिंग कहते हैं. मतलब आपने ऑक्सीजन अंदर लिया फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिया, तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे. ऑक्सीजन को अंदर लेना इनहेलेशन कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन कहलाता है. इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन बराबर क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है. रिस्पिरेशन एक बार फिर से बताता हूँ. जब हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंजाइम्स का इस्तेमाल करके फूड को, ठीक है, मतलब फूड को हम दूसरे शब्दों में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है. इस प्रोसेस को रिस्पिरेशन कहते हैं. अब इस घटना को ऑक्सीडेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो घटना है यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है. फूड ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है, इसलिए ऑक्सीडेटिव कहा जाता है. रिस्पिरेशन इन प्लांट्स. रिस्पिरेशन शब्द को हिंदी में श्वसन कहते हैं. तो टॉपिक है पौधों में श्वसन. बाय यंग रूट्स. तो पहले किसका देखना है, जो नई जड़ें हैं छोटी छोटी, उनके कैसे होता है. एयर अकर्स इन सॉइल इंटरस्पेसेस. रूट हेयर्स एज वेल एज epiblema cells of the young roots are in contact with them. They are also permeable to metabolic gases. Oxygen of the soil air diffuses through root hair, epiblema cells and reaches all internal cells of the young root. Carbon dioxide produced by root cells diffuses in the opposite direction. करा जो सॉइल के अंदर खाली जगह है वहाँ पे बहुत सारी हवा मौजूद होती है. कराए की जड़ों के जो छोटे बाल हैं और जो epiblema सेल्स हैं, भाई जो नई रूट्स बनी हैं उनके सेल्स को हम epiblema सेल्स कहते हैं. ये दोनों ही क्या होते हैं, उनके कांटेक्ट में होती हैं, एयर के कांटेक्ट में होती हैं. साथ ही साथ जो रूट हेयर हैं यानी कि बहुत छोटी पतली पतली जड़ें और epiblema सेल दोनों ही क्या है, मेटाबॉलिक गैसेस के कांटेक्ट में है. ये मेटाबॉलिक गैसेस क्या होता है, आपने बार बार तो सुना है कार्बन डाइऑक्साइड. क्या सुना है, आप बार बार क्या सुनते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. इन्हीं दोनों गैसेस को हम मेटाबॉलिक गैसेस कहते हैं. मतलब जब मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है. तो हम उसे क्या बोलेंगे, गैसेस को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक गैसेस बोल देंगे. अब क्या होता है, ऑक्सीजन ऑफ द सॉइल, मिट्टी की जो ऑक्सीजन है वे क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज होंगी, जिसमें से रूट हेयर में या epiblema सेल्स में, और ये कहाँ पहुँचेंगी, अंदर की सेल्स में. जो यंग रूट्स हैं, छोटी छोटी रूट्स हैं, उनके अंदर वाली सेल्स तक पहुँच जाएंगी.
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रूट सेल्स डिफ्यूज इन द अपोजिट डायरेक्शन, और फिर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज होके बाहर भी आ जाएगा। इस तरीके से रूट के अंदर रिस्पिरेशन होता है। तो चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। ये देखिए है रूट हेयर, ये दिख रही है आपको, ये पूरी रूट हेयर है। अब क्या होगा कि रूट हेयर को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी रिस्पिरेशन करने के लिए। तो क्या होंगे, जो बाहर एयर स्पेस है, देख रहे हैं ना यहाँ पे एयर जो प्रेजेंट है, ये क्या करेगी, अंदर साइड की ओर क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी डिफ्यूजन के द्वारा, और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, बाहर की ओर निकल जाएगी। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जहाँ पे गैसेस क्या करती हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। मतलब कि जहाँ पे उनकी मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, उधर से जिधर उनकी मात्रा कम है उस तरफ अपने आप मूव कर जाती हैं। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इस तरीके से बड़े आराम से ऑक्सीजन अंदर जाता रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता रहेगा, क्योंकि अंदर हमेशा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कम ही रहेगा, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन जाएगा वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बन रहा है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, तो बाहर की ओर आती रहेगी। तो डायग्राम है, देख लीजिए ध्यान से, आगे चलते हैं। अब है रिस्पिरेशन बाय लीव्स, पत्तियाँ जो हैं पौधे की वो कैसे रिस्पिरेशन करती हैं। लीव्स एंड यंग स्टेम्स, लीव्स एंड यंग स्टेम्स आर आइडियली सूटेड टू क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बहुत अच्छे से क्या होती हैं, ढली होती हैं, आदर्श रूप से बड़े आराम से जल्दी से क्या करती हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर लेती हैं, अदला बदली कर लेती हैं। द ऑर्गन्स हैव ए कवरिंग ऑफ नियरली इम्परमिएबल एपिडर्मिस फॉर रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। जो लीव्स होती हैं इसके ऊपर एक कवरिंग होती है एपिडर्मिस, जो मतलब जिसमें से आर पार न जाया जा सके। तो ये इसलिए होती है ताकि वाटर लॉस न हो, क्योंकि पत्तियों के ऊपर धूप पड़ेगी, धूप पड़ने के बाद क्या होगा, ट्रांसपायरेशन के द्वारा जो वाटर है वो वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। तो एपिडर्मिस की लेयर होती है जो वाटर को क्या करे, बचाने का काम करे। द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स बियर्स अ नंबर ऑफ एरेटिंग पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमा और स्टोमेटा। ग्रीक में स्टोमा का मतलब माउथ होता है। एपिडर्मिस के ऊपर ढेर सारी मात्रा में एरेटिंग पोर्स मतलब हवा को अंदर ले आने और ले जाने के लिए छेद होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ग्रीक भाषा में स्टोमा का मतलब होता है माउथ, क्या होता है, एक मुंह की तरह काम करते हैं। इच एरेटिंग और स्टोमेटल पोर इज बॉर्डर्ड अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। हर स्टोमेटा के दोनों तरफ, ठीक है, गार्ड सेल्स होती है। मतलब मान लो ये क्या है, छेद है, ये स्टोमेटा हो गया प्लांट का। अब इसके तरफ क्या होता है, ऐसे गार्ड सेल्स बनी होती हैं जो क्या करती हैं, ज़रूरत के हिसाब से इस होल को ओपन करती हैं और क्लोज करती हैं। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द गार्ड सेल्स आर किडनी और बीन शेप विद इनर वॉल्स बीइंग थिकर एंड लेस इलास्टिक देन द आउटर वॉल्स। ज़्यादातर पौधों में जो गार्ड सेल्स होती हैं किडनी बीन की शेप होती है। देखो मैंने किडनी बीन का ही बनाने की कोशिश किया कि ऐसे किडनी बीन के आकार की ये सेल्स होती हैं ज़्यादातर में, जिसमें अंदर की दीवार क्या होती है, मोटी होती है और कम लचीली होती है बाहर की दीवार की तुलना में। When the stomata are open, gases diffuse into and out of the leaf as per their concentration gradient. जब भी स्टोमेटा खुला होता है तो जो गैस होती है वह अंदर की ओर क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है और पत्तियों से बाहर भी निकल जाती है, जैसा भी उनका क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। मैं बता रहा हूँ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अब क्या होगा, लीव्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कमी रहेगी। जब पौधा क्या करेगा, रिस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन अंदर की ओर जाएगा अपने आप, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर क्यों निकलेगा अपने आप, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लीव्स के अंदर ज़्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन के आधार पे गैसेस क्या करेंगी, मूव कर जाएंगी जब स्टोमेटा ओपन होगा। अ गैस विच हैज कम फ्रॉम आउटसाइड फर्स्ट रीचेज सब स्टोमेटल चैम्बर्स। जो गैस बाहर से अंदर की ओर आई है सबसे पहले कहाँ जाएगी, सब स्टोमेटल चैम्बर्स में जाएगी, जो स्टोमेटा से छोटे छोटे स्टोमेटा के अंदर चैम्बर्स बने हैं, कमरे बने हैं। फ्रॉम हियर इट डिफ्यूजेड टू ऑल द इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन बिटवीन द मेसोफिल सेल्स। यहाँ से जितना भी सेल के अंदर खाली जगह है, इंटरसेलुलर स्पेस है, वहाँ की ओर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, मेसोफिल सेल्स में फैल जाएगी। इफ द स्टोमेटा आर ओपन, अगर स्टोमेटा खुला हुआ है ड्यूरिंग नाइट, कब, रात के दौरान खुला हुआ है, ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड विल डिफ्यूज इनटू द लीव्स एंड यंग स्टेम्स व्हाइल
कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज आउट, इट इज ड्यू टू रिस्पायरेटरी गैस एक्सचेंज। तो रात में क्या होगा, स्टोमेटा खुलेगा तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा बाहर की तरफ से और यंग स्टेम्स तक जाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो बाहर की ओर जाएगा। ऐसा रिस्पायरेटरी गैस एक्सचेंज की वजह से होगा, मतलब श्वसन के लिए जो जरूरत है गैसों की अदला बदली की, उसके कारण ऐसा घटना हो जाएगा। अब एक बात और, जो प्लांट्स हैं वे ड्यूरिंग डे मतलब जब सनलाइट होती है उस दौरान इसी स्टोमेटा की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं। तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर रिलीज किया जाता है। लेकिन जब नाइट टाइम आता है, जब पौधा खुद रिस्पिरेशन करता है और अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तब ये रिवर्स काम करते हैं। मैमेलियन रिस्पिरेटरी सिस्टम, मैमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। मैमल्स को हम स्तनधारी कहते हैं, तो स्तनधारियों का जो श्वसन तंत्र है वह कैसा कहते हैं। द मैमेलियन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई। मैमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वेली, इतने सारे जो हैं पार्ट्स हैं। बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आता है नॉस्ट्रिल। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल लेयर्स, इसको बाहर की जो ओपनिंग है उसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। ठीक, तो आप सबने नोज तो देखा होगा, नोज कैसा होता है, इस तरह से होता है। मुझे बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना नहीं आता, वैसे बना रहा हूँ। ये जो बाहर दिख रहा है जहाँ से एयर अंदर एंट्री करती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नजल चैम्बर, नजल सेप्टम डिवाइड्स नजल कैविटी इनटू टू नेसल चैम्बर बाय द नसल सेप्टम। नाक में देखो तो एक ऐसे ही वाल बनी होती है जिससे दो अलग अलग पार्ट बन जाती हैं, तो उसे नजल सेप्टम कहते हैं और उसकी वजह से दो कैविटी बनती हैं जिसे हम नजल चैम्बर बुलाते हैं। इंटरनल लेयर्स, देयर आर पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ नजल चैम्बर्स दैट लीड्स इनटू फेरिंग्स। ठीक है, पीछे की तरफ भी एक ओपनिंग होता है नजल चैम्बर में जो कहाँ जाता है, फेरिंग्स की ओर जाता है। भाई एक तो आप सामने से देख रहे हो जहाँ से आप सांस लेते हो, ये जो चैम्बर बना हुआ है, जो पैसेज बना है, कहाँ जाके ओपन होता है, आपके गले के पास, उसे इंटरनल लेयर्स कहते हैं। और कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स के पास, गले में फेरिंग्स के पास ओपनिंग हो जाती है। फेरिंग्स, द फेरिंग्स प्रोवाइड्स पैसेज टू बोथ एयर एंड फूड। फेरिंग्स वो स्पेस है जहाँ पे एयर और फूड दोनों ही क्या होते हैं, पास होते हैं। मतलब कि फेरिंग्स के पास ही आपका माउथ का भी ओपनिंग है, ठीक है, पीछे अंदर की ओर, और आपके नोज का भी है, दोनों फेरिंग्स में ही खुलती हैं। तो एक कॉमन पैसेज है एयर और फूड दोनों का, मतलब वहाँ से एयर भी पास होकर अंदर जाती है और फूड भी वहाँ से आगे जाता है। नेक्स्ट है लैरिंगोफेरिंग्स। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स एंड हैज स्लिट लाइक अपर्चर कॉल्ड ग्लॉटिस। यह फेरिंग्स का वह हिस्सा है जहाँ पे एक स्लिट मतलब कवर जैसा हिस्सा होता है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। विच कैन बी क्लोज्ड बाई अ लीफ लाइक बाइलोब्ड कार्टिलेज एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड बोलस। जिसको हम, ठीक है, पत्ती जैसा एक दो परत वाला कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और जब भी हम खाने को, ठीक है, खाने का निवाला अंदर ग्रहण कर रहे होते हैं, फूड पाइप में भेज रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स के पास जो आपका ढक्कन है उसको उस एपिग्लॉटिस नामक ढक्कन से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। यह लैरिंगोफेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स का निचला हिस्सा होता है। यहाँ पे एक पतली सी सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक, जिसका काम होता है कि जब भी फूड आता हो तो विंड पाइप को बंद कर देना। इस स्लिट को एपिग्लॉटिस कहते हैं। नेक्स्ट है लैरिंग्स। इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स और एडम सेप्पल और पॉमस एडामी। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, नाम याद रखिएगा अच्छे से। एडम सेप्पल भी कहा जाता है और पॉमस एडामी भी कहा जाता है। तीनों लैरिंग्स के नेम हैं। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स में नहीं है कि ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। वोकल कॉर्ड। इन लैरिंग्स two pairs of vocal cord is found. Outer pair is false vocal cord, whereas inner pair is true vocal cord. When air is forced through the larynx, it causes vibration of two vocal cords and sound is produced. लैरिंग्स में दो जोड़ी वोकल कार्ड्स होते हैं, ठीक, जिसमें आउटर एयर पार्ट जो है, आउटर जो पेयर है, बाहर साइड जो है, उसे हम फाल्स वोकल कार्ड कहते हैं। मतलब वो कोई फंक्शन नहीं करता, बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं होता।
लेकिन जो अंदर साइड का है उसे ट्रू वोकल कार्ड कहते हैं, क्योंकि जब भी एयर आती है फोर्स के साथ में तो अंदर वाले वोकल कार्ड से क्या करते हैं, वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस कराते हैं। वाइब्रेशन तो पूरे वोकल कार्ड में होता है, लेकिन साउंड कौन प्रोड्यूस कराता है, जो ट्रू वोकल कार्ड्स हैं, जो इनर साइड के वोकल कार्ड्स हैं। दो वोकल कार्ड्स जो हैं पतली पतली झिल्ली की तरह होती हैं। नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच रन्स डाउनवर्ड थ्रू द नेक इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज टू प्रिवेंट कोलैप्स। यह लंबा पाइप जैसा संरचना होता है जो नीचे की ओर जाता है, ठीक है, आपके गले में ईसोफेगस के सामने से। मतलब अगर डायग्राम में आप यहाँ देखिए, डायग्राम यहाँ आप क्या देख रहे हो, ये आप ट्रेकिया देख रहे हो, इसके जस्ट पीछे से, इसके जस्ट पीछे से एक और पाइप गई है जो क्या है, ईसोफेगस है, इसी के जस्ट पीछे से। ये पाइप जो है कार्टिलेज से बनी है ताकि ये कोलैप्स ना हो। जानते हो ना कि कभी आपने कभी पाइप में से पानी आते जाते देखा है, तो जब पूरे फोर्स से पानी आती है तो पाइप खुला रहता है, और जब वही पानी वापस जाता है, मतलब आपने सबमर्सिबल या मोटर पंप को बंद करते हो, पूरी पानी क्या होती है, वापस जाती है, तो पाइप चिपक जाती है। ऐसी घटना आप सबने देखी होगी। तो ये क्या है, कार्टिलेज से इसलिए बना है, कार्टिलेजनस रिंग से बना है ताकि ये क्या हो, चिपके नहीं, क्योंकि चिपकेगी तो ये फट जाएगी और फिर आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसके अंदर कार्टिलेज की रिंग्स डाली है, बनी है नेचुरली, जो ये देख रहे हैं, ये कार्टिलेजनस रिंग है यहाँ पे, ये इसको फटने से बचाती हैं, कोलैप्स नहीं होने देती हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी ब्रोंकाई। दीज आर वन पेयर ऑफ स्मॉल थिन वॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ ट्रेकिया। इट फर्दर डिवाइड्स एंड इंडेट एल्वेलाई। ये जो है एक जोड़ी पतली, ठीक है, छोटी छोटी पतली झिल्लीदार पाइप की संरचनाएं हैं जो ट्रेकिया के डिवाइड होने से बनी है। मतलब यहाँ ट्रेकिया डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, इस प्लेस पे ट्रेकिया क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। बाद में ब्रोंकाई और पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ठीक, जैसे देखिए ब्रोंकियाई किस तरीके से अब डिवाइड हो रही है, इन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। फिर जो आगे बैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे, इन्हें एल्वेलाई कहते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी ऑन ईदर साइड ऑफ हार्ट कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स जो हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, हार्ट के दोनों साइड प्रेजेंट हैं, ठीक। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में हार्ट जो होता है ज़्यादा होता है, राइट में थोड़ा सा होता है। तो अगर हम देखा जाए तो हार्ट के दोनों ही साइड क्या है, लंग्स प्रेजेंट हैं। लंग्स के ऊपर एक झिल्ली होती है जो इसको ढक के रखती है, उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। डायग्राम को अच्छे से देखो, ये रहा आपका पूरा लंग्स, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को पूरा यहाँ से और यहाँ तक को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, ठीक। ये देखिए आपका क्या है, ब्रोंकस है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि रिब है, कटेंट, ये है लंग्स आपका। यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन है ऊपर, ठीक। प्लूरल मेम्ब्रेन और जो लंग्स हैं इसके बीच में देखो ये जो येलो वाली लाइन है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये छोटे छोटे जो बैग्स हैं, इनसे पहले जो लाइन्स हैं, इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। जो रिस्पिरेशन की घटना है, यांत्रिकी है, किस तरीके से होता है उसको आप देखिए अच्छे से। रिस्पिरेटरी सेंटर इज इन मेडुला ऑब्लोंगाटा। हमारा जो पूरा रिस्पिरेशन का सिस्टम है, ब्रेन में इस हिस्से को मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। ब्रेन का यह हिस्सा है जो आपके पूरे रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मतलब आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, सारा प्रोसेस कौन करवाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही करवाता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इनवॉल्व्स टू फेजेस। ब्रीदिंग के दो पार्ट होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। छोटी क्लास आपने पहले और कहीं पढ़ा होगा, तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो गया, सांस को अंदर लेना छोड़ना। तो ऐसे ही इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन, इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज थोरेसिक कैविटी, देयरफॉर आउटसाइड रसेस इनसाइड। अब करा जो इंटरकोस्टल और फ्रेनिक मसल्स हैं, ये कहाँ पे हैं, आपके चेस्ट के ऊपर प्रेजेंट हैं। ये क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। इसलिए सिकुड़ती हैं ताकि इन पे दबाव उत्पन्न होता है, ताकि जो थोरेसिक कैविटी है इसको क्या किया जाए, बड़ा किया जाए और हवा जो है अंदर से बाहर आ पाए। इस डायग्राम पे आते हैं। मतलब जब कभी भी आपको सांस लेना होता है, तो जो डायाफ्राम दिख रहे हैं, ये डायाफ्राम क्या करती है, अभी ये रिलैक्स मोड में है, ये नीचे की ओर क्या करती है, जाती है। ये कैसे ऐसे हो जाती है, नीचे ओर जाके इस तरह से होती है। तो यहाँ क्या होता है,
जो जगह है, यहाँ का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। अब जब यहाँ का स्पेस बढ़ेगा, ठीक, ये नीचे की ओर जाएगी, बाकी जो मसल्स हैं हल्का ऊपर उठेंगी, तो यहाँ पे जो स्पेस है वो बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या करेगा? घटेगा। और जब अंदर का वॉल्यूम बढ़ा और प्रेशर घटा तो हवा क्या होगी? बाहर से अंदर एंट्री करेगी। कहां से? बाहर से अंदर। प्रोसेस समझा ना? ये डायफ्राम क्या हुआ? नीचे की ओर गया, जो यहाँ की मसल्स हैं, जो रिब्स के ऊपर पास मसल्स हैं, ये क्या करेंगी? ये भी उठेंगी, तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब सांस लेके फील किए हो ना, तो आप सांस ले भी फील करते हो ना कि आपका जो चेस्ट है, चेस्ट वाली जो है ये हिस्सा क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है। साथ में आपका पेट हल्का सा बाहर की ओर फूलता है। क्यों फूलता है? क्योंकि जो डायफ्राम है नीचे जाता है। जब नीचे जाता है तो दबाव कहाँ बनता है? पेट वाले हिस्से के ऊपर। ठीक, तो अपने आप यहाँ का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो हवा क्या है? बाहर से अंदर की ओर चली जाएगी। बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, अंदर की का कम। तो एयर भी तो उसी कॉन्सेप्ट में मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आराम से इंस्पिरेशन वाली घटना घट जाएगी। अब क्या है? एक्सपायरेशन, मतलब हवा छोड़ना। इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक रिलैक्स मसल्स। अब करा कि इंटरकोस्टल और जो फ्रेनिक मसल्स हैं क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगी। मतलब जो चेस्ट आपका ऊपर की ओर उठा था, जो डायफ्राम नीचे की ओर खींचा था, अपने नॉर्मल स्टेट में आएंगी। अब डायफ्राम नॉर्मल कंडीशन में आएगा, ये चेस्ट मसल्स नीचे की ओर जाएंगी, तो फिर से क्या होगा? वहाँ का वॉल्यूम घटेगा। ठीक, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। एयर कर क्या करेगा? इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगा। अंदर से बाहर की ओर हवा मूव करेगा। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी एयर प्रेशर विद इन लंग्स इंक्रीज। जब थोरेसिक कैविटी में कमी आएगी तो लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। द ग्रेटर प्रेशर विद इन लंग्स फोर्सफुल एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड ऑफ बॉडी। अब लंग्स के अंदर जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो पूरी हवा है वो शरीर की बाहर की ओर निकल जाएगी। गैसियस एक्सचेंज। अब गैसों का क्या होगा? अदला बदली कैसे होगा? गैसियस एक्सचेंज अकर इन एल्वलाई following pressure gradient O2 from high pressure in alveoli diffuse into blood and CO2 from blood in alveoli। अब यहाँ पे भी प्रेशर का ही काम होगा कि हम जब देखेंगे एल्वलाई जो है, जो छोटे छोटे बलून्स हैं, आपने देखा ना ऐसे क्या है? यहाँ पे छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म है ना आपके लंग्स के अंदर, इन्हें हम एल्वलाई कहते हैं। यहाँ पे एयर आके फिल होगा, इनके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या रहेगा? ज़्यादा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी? ज़्यादा। तो ऑक्सीजन कहाँ की जाएगी? ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगी। ठीक, वहीं जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे क्या है? CO2 है। क्या है यहाँ पे? CO2। यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर CO2 ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? नसों के अंदर, और CO2 कहाँ जाएगा? एल्वलाई के अंदर। इस तरीके से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का अदला बदली हो जाता है। नेक्स्ट है गैसियस ट्रांसपोर्ट। O2 is carried by hemoglobin in RBC. 100 ml of blood can carry 20 ml of O2 maximum. CO2 is transported in form of bicarbonates in plasma. जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? 100 ml जो है हीमोग्लोबिन, और 20 ml ऑक्सीजन को ढो सकता है। मैक्सिमम कितना? 20 ml। जबकि जो CO2 है वह प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट्स बना के क्या करता है? ट्रेवल करता है पूरे बॉडी के अंदर।
तो आपका जो रिस्पिरेशन टॉपिक है वह ख़त्म हुआ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कौन से टॉपिक चाहिए, क्वेश्चन से वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए हेल्प काम जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।